की जय। चलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है हमारा, ये लाइट स्टार्ट करो। आज का टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का विगत वर्ष में जो एग्जाम पूछा गया, पेपर पूछा गया, परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख करके आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है वर्ष 2018 में। डेट है इसकी 19 जून 2018 को जो एग्जाम आया था और शिफ्ट है इसकी सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था। अब देखिए, बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं इस पेपर का। आपके सामने क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने, पूरे 38 प्रश्न हैं जो जीएस के या करंट अफेयर्स के मिलाकर के पूछे गए थे, ठीक है। एक एक प्रश्न अच्छे से देखना है आपको और उसी हिसाब से जीके के पोर्शन को पढ़ना है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जॉब लगने वाले सभी नहीं होंगे, फॉर्म डालने वाले तो बहुत भीड़ होगी, लेकिन लगने वाले उतने ही होंगे जितनी वैकेंसी है। तो उसमें आप पूरी प्लानिंग और योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग होगी। सबसे पहले प्लानिंग का हिस्सा होता है कि पूर्व में पूछे गए पेपरों के प्रश्नों को अच्छे से आप देख लीजिए और पोस्टमार्टम कर लीजिए, उनका विश्लेषण कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे आप अपनी तैयारी को एक प्लानिंग के साथ आगे रखिए। तो देखते हैं, मेरे साथ जुड़े रहेंगे और शेयर कर दें। सबसे पहले वीडियो को शेयर करें और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, 19 जून 2018 का पेपर है ये, सेकंड शिफ्ट का। तो प्रश्न पूछा गया था इसमें, महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। संविधान का ही प्रश्न है ये पहला, महाअधिवक्ता की नियुक्ति भारत में कौन करता है। ये पहला संविधान का ही प्रश्न था। इसमें अलग अलग शिफ्टों में ऊपर नीचे क्रम हो जाता है, जैसे माफ कीजिए, अलग अलग शिफ्टों में नहीं, जो क्रम पुस्तिका होती है जैसे ABCD 4 क्रमों में छापी जाते हैं पेपर, जो भी छापे जाते हैं। मान लीजिए A पे कोई दूसरा क्वेश्चन है, B पे कोई दूसरा होगा, C पे, तो इस तरीके से छापे जाते हैं। तो महाअधिवक्ता सर्वोच्च व्यक्ति होता है भारत सरकार को, जो कानूनी सलाह देता है या भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पर रिप्रेजेंट करता है भारत सरकार को? सुप्रीम कोर्ट में या भारत के सभी न्यायालयों में इन्हें सुनवाई का अधिकार होता है। किन्हें सुनवाई का अधिकार होता है? महाअधिवक्ता को, या महान्यायवादी बोलते हैं इनको, है ना। क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। लेकिन प्रश्न महाअधिवक्ता से था, भारत में कौन नियुक्त करता है, प्रश्न ये था, ध्यान दीजिएगा। महाअधिवक्ता से आप राज्य में मत समझ जाइएगा, ये भारत के लेवल का प्रश्न था। महान्यायवादी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस पॉइंट को याद रखना, महाअधिवक्ता की नियुक्ति, या इसके जगह पॉइंट जो याद करेंगे हम, महान्यायवादी को जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। नंबर 1, अगर प्रश्न आता है भारत के लेवल पे, तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। यदि महाअधिवक्ता को लिखा जाता है तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल, ठीक है। ऊपर राष्ट्रपति करेंगे महान्यायवादी की नियुक्ति और राज्यपाल करेंगे, राज्य में अपॉइंटमेंट करेंगे। दोनों पॉइंट ये याद रखना, दोनों को लिख लेना आप यहां से, ठीक है। न्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 में है, अनुच्छेद भी लिख लो, कौन से आर्टिकल में? 76 में। और महाअधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 में। राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? आर्टिकल 165 के अनुसार। दोनों पॉइंटों को लिख लो आप, है ना। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाअधिवक्ता, और भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। जैसे संसद की कार्यवाहियों में वो भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। किसको? महान्यायवादी को। अगला प्रश्न पूछा था, प्रत्येक परिवार के पास कम से कम एक खाता है, ऐसा कौन सा राज्य है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय। भारत का ऐसा कौन सा राज्य बन गया था उस समय? 2018 की बात है ये, जब पुलिस का पेपर हुआ, कि प्रत्येक परिवार के पास राज्य की जनसंख्या में एक कम से कम खाता है, बैंक अकाउंट है। तो इसका आंसर था उस समय, प्रत्येक परिवार के पास जो बैंक अकाउंट है वो है केरल था। क्वालिटी बढ़ा के देख लेंगे क्लास में, आप एडवांस सेटिंग में जाकर के क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे, एकदम साफ सुथरा और बहुत अच्छा आपको दिखेगा। इसीलिए शेयर भी करते रहो और लाइक करना ना भूलें। मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने वाला जो अंग होता है उसे क्या बोलते हैं? ओरेटर बोलते हैं। ये इंग्लिश में लिखा था, क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? ओरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। दिवसों पर विशेष ध्यान देना है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 2 दिवस आए, 4 नंबर के दिवस पूछे गए इस पेपर में। अभी आगे आएगा एक और हिंदी वाला। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा, ये भी करंट अफेयर्स का है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को कौन से अधिनियम को फाइनली पारित कर दिया गया था? जो कि 8 सितंबर 2018 को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दे दी गई। तो कौन सा अधिनियम था? 101वां संशोधन था।
101वां संशोधन जीएसटी वाला संशोधन था। कौन सा संशोधन था? जीएसटी कानून वाला संशोधन था 101वां। ठीक है, नोट कर लीजिएगा एक एक प्रश्न को और इसी हिसाब से तैयारी करनी है। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड से संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं है? बुंदेलखंड लिखा प्रश्न में यूपी का और पूछा है बुंदेलखंड से संबंधित इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है। बुंदेलखंड के अंतर्गत 4-5-6 जिले आते हैं, जैसे ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, जालौन है, हमीरपुर है। ये वाले जिलों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड के अंतर्गत। ठीक है, तो एक जिला अलग से आप देख लेंगे। इसका आंसर क्या था? महोबा शामिल था उसमें, तो महोबा किस में आता है? बुंदेलखंड में आता है। हमीरपुर भी आता है, बांदा भी आता है। ठीक है, ये सारे जिले किस में आते हैं? बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। महोबा वैसे पान के लिए फेमस है, पान की खेती होती है सबसे ज़्यादा महोबा में। क्या की खेती होती है? पान की। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? टोटल पूरे देश के क्षेत्रफल के उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 7.3%। कितना है? 7.3। पूरे भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा जो हमारे यूपी में आता है वो 7.3% है। और आंकड़ों में बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, दोनों पॉइंट नोट कर लेना। दोबारा सुनो, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आंकड़ों में बात करते हैं। अगला है 6ठी शताब्दी में मथुरा को किस नाम से जाना जाता था? मथुरा की राजधानी जो थी या मथुरा का जो नाम था 6ठी शताब्दी में क्या बोलते थे? सूरसेन कहते थे मथुरा को। किस नाम से जाना जाता था? सूरसेन के नाम से। ये तो 16 महाजनपदों से क्वेश्चन है ना। कितने महाजनपद थे? 16 थे, सही लिखा ना? 16 महाजनपद थे उस समय भारत में। 6ठी शताब्दी में कितने महाजनपद थे? 16। तो 16 महाजनपदों में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, महानाष्टक कृति किसकी है? तो ये रहीम की थी, रहीमदास। महानाष्टक कृति ये रचना पूछ ली हिंदी की। हिंदी की रचना जीके में पूछ ली गई है। ऐसे आते रहते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं लेनी बिल्कुल। 1887 में प्रकाशित पहला अखबार उत्तर प्रदेश के भीतर, इसका नाम था दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के नाम से था। दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के नाम से। तो इसको निकालने वाले संपादक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। उत्तर प्रदेश का ये अखबार पूछा था और इस अखबार को कौन निकालते थे? तो कौन निकालते थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन सी वर्ष में? 1887 की बात है। इसी वर्ष में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1887 में, जो कि यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पढ़ते हैं हम, है ना, राज्य विश्वविद्यालय पढ़ते हैं। हालांकि उससे पहले अलीगढ़ भी बन गया था, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। आगे प्रश्न पूछा गया, सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा को अनिवार्य कब कर दिया गया? मतलब जो सरकार के काम होते हैं, सरकार के दफ्तरों में हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया 1977 से, कि भाई जो काम होने वो कौन सी भाषा में होने? हिंदी भाषा में होने। हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा था अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार पूछ लिया साहब। मुगल साम्राज्य का प्रश्न है। अकबर के समय में बहुत सारे प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे, तो उनमें से ऑप्शन से एक चित्रकार पूछ लिया। वैसे मुख्य और प्रसिद्ध जो चित्रकार था वो दसवंत था अकबर का, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा है। कौन सा था? दसवंत सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। नोट कर लेना एक एक पॉइंट को जो मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि वो पूछ लिया जाए आपसे कभी भी आगे। तो मीर सैयद अली ये भी फेमस है, ये भी अकबर के दरबार में थे। दसवंत भी लिख लेना, अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार था। ये फैजाबाद जिले से क्वेश्चन पूछा यूपी में। फैजाबाद के संगीतकार, बहुत प्रसिद्ध संगीतकार रहे थे फैजाबाद। फैजाबाद का नया नाम क्या कर दिया? अयोध्या। और नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन के तैयार हो गया है। उसका नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, फैजाबाद अयोध्या में। तो टप्पा शैली एक शैली होती है संगीत में, टप्पा शैली। इसका विकास किसने किया था? मुस्तरी भाई। ये फैजाबाद से संबंधित है। क्या नाम है इनका? मुस्तरी भाई। ठीक है, एक एक मुद्दा आपको ऐसे पढ़ना है कि कहां कहां से प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और पढ़ाएंगे और क्लासें हैं हमारी इससे रिलेटेड, प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए आप। बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत, अब ये तो जानते हैं, रसिया। रसिया बुंदेलखंड में होता है। और इसके अलावा बुंदेलखंड के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत फेमस है। ये बुंदेलखंड के हिस्सों में भी रसिया बहुत प्रचलित है, बहुत गाया जाता है। ठीक है, इसे एक बार और देख लेंगे हम बुंदेलखंड वाले रसिया को। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रसिया बहुत ज़्यादा प्रचलित है कंपेयर टू बुंदेलखंड के। इसे एक बार और चेक कर लेंगे हम। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसके अलावा नदी पूछी गई, आपसे पूछा जाए कि गंगा जी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो उत्तर क्या देंगे? यमुना।
गंगा जी की सबसे लंबी, ठीक है। और गंगा जी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बड़ी का मतलब आयतन के आधार पे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आयतन के आधार पे, तो आंसर देंगे हम घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। तो वही प्रश्न पूछा है, थोड़ा घुमा के पूछा है, टेंशन ना लो। क्लास आप देखोगे हमारी गंगा जी की क्लास पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाना, और जितना भी हो सकता है वो बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश की है, और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं हम, है ना। क्योंकि संपूर्ण व्यक्तित्व कोई नहीं होता है अपने आप में, चीज़ों को सीख करके हम कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर आपको देने की। तो वहाँ पे देखिएगा ये मिलेगा। तो जगह का नाम है ब्रह्मा घाट, पर करनाली नदी जुड़ती है। कौन सी नदी जुड़ती है? ब्रह्मा घाट नामक इलाके में करनाली। और ये कहाँ पे पड़ता है? बाराबंकी वाले हिस्से में, यूपी के कौन से जिले में? बाराबंकी जुड़ती है। जहाँ पर ये नदी किस नाम से जानी जाती है? घाघरा के नाम से, घाघरा बन जाती है। और कौन सी नदी की हम बात कर रहे हैं? शारदा नदी, ठीक है। प्रश्न पूछा था ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी जिससे जुड़ती है, जुड़ने के बाद वो नदी फिर किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो कौन से नाम से जानी जाती है? घाघरा के नाम से जानी जाती है। तो शारदा नदी की बात करें और करनाली नदी की बात करें, ये दोनों आपस में मिल जाती है, फिर घाघरा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ऐसे पढ़ लेते हैं इसे गंगा की सहायक नदी में। तो थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया था और कुछ नहीं था। पीला केक किसे कहते हैं? पीला केक, तो पीला केक कहते हैं यूरेनियम को। ये पॉइंट नया होगा आपके लिए, लिख लेना। पीला केक किसे कहते हैं? यूरेनियम को। यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था पुराना, यहाँ पे भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, और ये तीसरा भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था इस पेपर में। कौन से में? 2018-19 जून वाले में, ठीक है। करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ते रहना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आने क्वेश्चन। G20 का प्रश्न पूछा था कि बैठक 2018 में कहाँ पे हुई थी। अब इसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कई साल पुराना क्वेश्चन हो गया है ना, उस समय इंडोनेशिया में हुई या किसी भी देश में हुई हो। लेकिन इस समय G20 की बैठक कहां पे हुई है? भारत में। और ये कंटेस्ट कर लेना, G20 से प्रश्न आएगा ही आएगा करंट अफेयर्स में। भारत में हुई 9 से 10 सितंबर, 2 दिन ये सम्मेलन चला। इसमें 2 लोग नहीं आए, एक चाइना के राष्ट्रपति नहीं आए, एक रूस के राष्ट्रपति नहीं आए। G20 में 20 देश थे अभी तक, एक आयोग को मिलाकर के 20, अब हो गए 21, अब G21 हो गया। भारत की अध्यक्षता में G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में। विश्व की 75%, 75% जीडीपी जो है वो कौन से देशों में? जीडीपी के देशों से आती है। दुनिया की 75 जीडीपी G20 के देशों से आती है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी नटराज की लगाई गई दिल्ली में, प्रगति मैदान, भारत मंडपम में, ठीक है। ये पॉइंट आपको बहुत सारे याद रखने G20 से, और मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूं उसी समय, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी G20 के ऊपर। देखिएगा आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, और ये गारंटी है कि हमारे चैनल से जितनी भी क्लास पढ़ा रखी है एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, करंट का भी नहीं जाएगा, ना जीएस का जाएगा, ना यूपी का जाएगा। ये नोट कर लो आप अभी से, और देखते रहो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो। 1825 में वेदांत कॉलेजों की स्थापना, वेदों को आगे बढ़ाने के लिए। किनको आगे बढ़ाने के लिए? वेदों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने करी? राजा राम मोहन राय ने। अब मान लो इनसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, तो ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी। कब करी? 1828 में करी थी, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है, ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय। बहुत भाषाओं का ज्ञान था, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, बहुभाषाविद व्यक्ति थे जे। कैसे व्यक्ति थे? बहुभाषाविद, एक से अधिक बहुत सारी भाषाएं आती थी। और इन्हीं के जन्म की याद में पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। कितनी तारीख को? 30 मई। 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, नोट कर लेना। क्योंकि 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी का अखबार निकाला गया था, जिसका नाम था उद्दंड मार्तंड। पहला हिंदी का अखबार था, नोट कर लेना। सीलोन, श्रीलंका का पुराना नाम पूछा था कि भाई श्रीलंका का पुराना नाम बताइए, तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन, पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और पुराने नाम पे अगर मैं ले जाऊं आपको श्रीलंका का पुराना नाम, तो अनुराधापुर भी था श्रीलंका का पुराना नाम। अनुराधापुर के नाम से श्रीलंका में एक जगह अभी भी है, और श्रीलंका का प्राचीन समय पे अनुराधापुर नाम भी था। क्या नाम था? अनुराधापुर, ठीक है। ये भी नोट कर लेना। सीलोन भी लिख लेना, श्रीलंका का पुराना नाम। समुद्री पड़ोसी देश है, ठीक है, जो कि श्रीलंका की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़ में से श्रीलंका के भीतर सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को मानने वाले लोग रहते हैं। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म। इसकी राजधानी कोलंबो अथवा जयवर्धनी नगर भी दोनों राजधानियों को माना जाता है। श्रीलंका की पूरी अर्थव्यवस्था काय पे काम करती है? चाय के ऊपर। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है श्रीलंका में, और श्रीलंका चाय का क्या करता है? सप्लाई दूसरे देशों में, मतलब एक्सपोर्ट करता है, उससे उसकी इकोनॉमी चलती है पूरी की पूरी श्रीलंका की।
ऐसे अफ्रीका में केन्या करता है, इसी काम को केन्या के अंदर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, और दुनिया में चाइना के अंदर होता है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन। और भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य करता है। असम राज्य के अलावा दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं चाय के उत्पादन के लिए, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन से राज्य में? बंगाल में स्थित है। ठीक है, इन पॉइंटों को नोट कर लेना। भारत और श्रीलंका के मध्य में अगर समुद्र में डुबकी लगा के आपको जाना है तो आप पाक जल संधि से जाएंगे। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। भारत का अंतिम स्थान मुख्य भूमि से लगा हुआ कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी है। और धनुष कोटी भी है वहीं पर तमिलनाडु में। कन्याकुमारी एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से तीनों सागरों की सीमा लगती है, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। मौका लगे तो जाइएगा इस धार्मिक स्थल पर घूमने के लिए। और यहीं से भगवान राम ने बनाया था राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एडम ब्रिज के नाम से। ठीक है, नल, नील और अंगद भगवान राम का नाम लिखते थे और पत्थरों को पानी पे फेंकते थे, तो पानी के ऊपर तर गए, वो तैर गए। तर गए मतलब तैर गए, तो उनसे ही पूरा का पूरा पुल बना दिया था। उसी पुल से होकर के पूरी वानर सेना गई, भगवान श्री राम गए और माता सीता को लेकर के आए थे, माता जानकी को लेकर के आए थे, जो कि अशोक वाटिका में उस समय रहा करती थी। तो अशोक वाटिका कहाँ है? आपके श्रीलंका में या लंका में। ठीक है, ये पॉइंट हुए लंका के बारे में। और पोस्टमार्टम करेंगे कभी, कोई बात नहीं। 1869 में एक नहर, यहाँ पे खालिस्तान पूछ लिया था, नहर कौन सी है? 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई भारत और यूरोप के एक नहर के बनने से। कब बनी ये नहर? 1869 में। तो नहर का नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। ठीक है, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई भारत और यूरोप के मध्य में, ये क्वेश्चन पूछा था। 1869 में इसका निर्माण हुआ। मिस्र के द्वारा इसका पूरा लगभग निर्माण कराया गया। स्वेज नहर दो सागरों को जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से या भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो भारत के जितने पानी के जहाज होते हैं अब इस नहर के माध्यम से यूरोप के कंट्रीज में और दूसरे कंट्रीज में जाते हैं आसानी से। जब ये नहर नहीं थी तो भारत के जहाजों को बहुत घूम करके आना पड़ता था व्यापारिक कार्यों के लिए। ठीक है, तो स्वेज नहर बनने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम होती है हमारी मुंबई बंदरगाह की यूरोप के बंदरगाहों से। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। 1869 में स्वेज नहर बनी और 2 अक्टूबर 1869 को हमारे देश में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 काठियावाड़, है ना। 2018 के मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस के? कौन थे? और जो भी रहे होंगे। ठीक है, पुराना क्वेश्चन हो गया। यहां भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछा गया था। ये करंट के थे। और एक किताब पूछी गई, या वेटर आ वर्ल्ड, ये किसकी? एन नारायण मूर्ति की, उस समय की। ये तीनों करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और करंट के देख रहे हैं ऊपर तीनों करंट के, मतलब 6 क्वेश्चन तो करंट के यही हो गए, और इधर भी करंट के हैं इसमें 1-2 क्वेश्चन, मतलब 9-10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के हो गए अभी तक। 9-10 का मतलब 20 नंबर की करंट तैयार हो गई आपकी। करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है बहुत अच्छे से। फॉरेनहाइट, ये साइंस का है। फॉरेनहाइट में जल का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक, जल का क्वथनांक फॉरेनहाइट में कितना होता है? 212 फॉरेनहाइट। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। बाग की फसल कौन सी नहीं है, जो बागों के अंतर्गत नहीं आती है, बागवानी में नहीं आती है, बागवानी के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसी कौन सी फसल है? देखिए आप, समझाते हैं थोड़ा सा आपको। कॉफी है, चाय है, काजू है और गेहूं है। तो आप समझ रहे होंगे गेहूं कोई बाग की फसल नहीं है, बाकी की कॉफी, चाय और काजू ये बाग के अंतर्गत आती हैं। इन्हें बागवानी की फसल कहा जाता है एग्रीकल्चर में, कृषि में या ज्योग्राफी में। ठीक है, कैसी फसल? बागवानी की फसल कहा जाता है। अरहर का दूसरा नाम क्या है ये पूछा था। अरहर की जो दाल आप और हम खाते हैं, सेवन करते हैं, आप और हम क्या खाते हैं, दुनिया में खाने वाले लोग सभी खाते हैं। अरहर की दाल का दूसरा नाम पूछा था। अरहर की दाल भारत में सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में होती है और भारत में कर्नाटक राज्य अरहर की दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इसे तूर के नाम से और जाना जाता है। अरहर की दाल को क्या बोलते हैं? तूर के नाम से जाना जाता है। ये भूगोल का समझ लो, कोई भी क्वेश्चन समझ लो इसे। एनीमोमीटर, ये भी साइंस का क्वेश्चन आ गया, एक फिजिक्स का क्वेश्चन है वैसे कहें तो। एनीमोमीटर किसके वेग को मापता है? तो ये हवा कितनी तेज चल रही है उसको मापने का काम करता है। जैसे हवा चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनको हवा की वेग या गति को मापने के लिए जो एक मीटर काम करता है, एक यंत्र काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर बोलते हैं। ठीक है सर, सोना नहीं है सर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 2 दिवस हो गए, 4 नंबर आपके पक्के हो गए, 2 दिवस पूछे गए। ठीक है, 1 दिवस तो आना ही है, 2 आ जाए तो बहुत कृपा रहेगी भगवान की। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य की भाषा घोषित किया गया था भारत के संविधान के द्वारा अपना करके।
14 सितंबर 1949 को। मानव अधिकार आयोग में आर्टिकल 6 पूछा था मानव अधिकार से, तो आर्टिकल 6 में समानता की बात की गई है। क्या की बात की गई है? समानता की। ये मानव अधिकार का आर्टिकल है। मानव अधिकार का टॉपिक भी है इसके अंदर, पढ़ाएंगे आपको, एक क्लास आएगी, चिंता ना करो, मानव अधिकार की स्पेशल, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे जीएसटी की क्लास आपको पढ़ाइए, किसी भी क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप टेंशन ना लें, पढ़ते रहें पूरे धैर्य के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा समय दीजिए आप पढ़ाई को, ठीक है। 30 आर्टिकल है मानव अधिकार में, कुल कितने आर्टिकल है? 30। तो 30 आर्टिकल आपको रटा देंगे हम। ये पूछा था अगला क्वेश्चन स्टैटिक जीके का, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पढ़ते होंगे आप लीस्टेंट में, कई बार लीस्टेंट में मिलेगा ये क्वेश्चन, हर जगह मिलेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। का मुख्यालय पूछा था, मुंबई में इसका मुख्यालय है। ये क्या करता है? ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। और शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? शेयर मार्केट को कंट्रोल एक संस्था करती है, जो कि एक संवैधानिक, शुरू में तो नहीं थी लेकिन बाद में संवैधानिक संस्था का इसे दर्जा दे दिया, जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एशिया का सबसे पुराना है, जो कि मुंबई में इसका मुख्यालय, ये भी नोट कर लेना। फिर एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, मेरठ का प्रसिद्ध मेला बताइए, मेरठ में लगने वाला प्रसिद्ध मेला। तो मेरठ में कौन सा? नौचंदी का मेला बहुत फेमस है। मेरठ के भीतर कौन सा मेला लगता है? नौचंदी का मेला। आगरा की बात करें तो कौन सा मेला लगता है? कैलाश का मेला। आगरा के बटेश्वर की बात करें तो बटेश्वर में पशुओं का मेला बहुत प्रसिद्ध है। सहारनपुर में बात करूं तो शाकंभरी देवी का मेला बहुत फेमस है। बहराइच की बात करूं तो सैयद सलार का मेला बहुत फेमस है ना। और बांदा की बात करूं तो कालिंजर का मेला बहुत फेमस है। तो ये बहुत सारे मेले हैं जो हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों में माफ कीजिए अलग अलग जिलों में होते हैं, ठीक है। यूपी के अलग अलग जिलों में बहुत सारे प्रसिद्ध मेले हैं, और सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन कहाँ पे होता है? मथुरा में होता है, ठीक है, ये नोट करिएगा। पेनिसिलिन, वाह व्हाट अ क्वेश्चन। हाँ, वो आता है ना कपिल शर्मा शो में, गुलाटी, डॉक्टर मसूर गुलाटी, तो वो आकर के कैसे कहता है? व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ डे, आज का डे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊं। प्रश्न ये पूछा है पेनिसिलिन के बारे में, और पेनिसिलिन का क्वेश्चन सभी लोग 6, 7, 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन, जो कि आमतौर पर जैसे बुखार आ गया, जैसे और भी कोई बीमारी होगी, उनमें डॉक्टर्स देते हैं इस एंटीबायोटिक मेडिसिन को। तो पेनिसिलिन की जो दवा थी, ये सबसे पहली दवा थी विश्व की जो बनाई गई, दुनिया की सबसे पहली मेडिसिन थी एंटीबायोटिक, जिसका नाम पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसको खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे, वही पूछा गया पेपर में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नोट कर लेना। किसकी खोज करी? पेनिसिलिन की खोज करी। और पेनिसिलिन नामक मेडिसिन को जो बनाया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये किससे प्राप्त किया था? कवक से प्राप्त किया था, ये भी नोट कर लेना। किससे प्राप्त किया? कवक से। और कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंजाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंजाई। और क्या बोल सकते हैं इनको? फफूंद भी कह देते हैं। और क्या बोलते हैं? फफूंद से प्राप्त किया था, है ना। तो नोट याद रखोगे। और इसी खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सी खोज के लिए? एंटीबायोटिक, जो पेनिसिलिन नामक मेडिसिन की खोज करी, फफूंद से इसका बनाया इन्होंने, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बोलो राधे राधे, तो एक बार बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब पूछा था एक संविधान का क्वेश्चन। किसका पूछा था? संविधान का। संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें कितनी भाषाओं का प्रावधान है? 22 भाषाओं का प्रावधान। तो कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान है भाई साहब, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान है। वैसे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो 12 में से जो 8वें नंबर की है उसमें भाषाओं का प्रावधान है, 22 भाषाओं का। और 7वें नंबर की अनुसूची भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में बात करती है, समवर्ती सूची के बारे में बात करती है आमतौर पर। इससे कहां से अपनाया हमने? कनाडा की व्यवस्था से अपनाया है, संघात्मक व्यवस्था। जो संघात्मक व्यवस्था की बात करती है वो होता है शक्तियों का बंटवारा। तो समवर्ती सूची हो गई, एक राज्य सूची हो गई, और एक हो गई केंद्र सूची। तो शक्तियों का बंटवारा है हमारे संविधान में। राज्य वाले अपने हिसाब से अपनी सूचियों पर काम करेंगे, केंद्र वाले अपने हिसाब से काम करेंगे, और दोनों सरकारें भी मिलकर काम करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षा की यदि मैं बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो शिक्षा जो एक विषय है वो समवर्ती सूची में इस समय
शिक्षा पर जो भी काम करने होते हैं भारत सरकार भी करती है और राज्य सरकारें भी करती हैं। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार कानून है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, जो कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा राजीव गांधी के समय में एक दल से दूसरे दल में जो पार्टी के नेता आते जाते रहते हैं उनके लिए ये सीमाएं निर्धारित करी गई थी इस कानून को ला करके, है ना। 11वीं और 12वीं भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार दिया गया था 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं अनुसूची में नगर निगम और नगर पालिका को संवैधानिक प्रावधान दिया गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 या 3 में 1993-94 की बात है। ठीक है, और पहली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली में यह कहा गया है कि भारत का जो निर्माण हुआ है भैया, भारत एक संघात्मक राज्य है जो कि राज्यों से मिलकर के बना है। पहली अनुसूची में पढ़ लो या आर्टिकल पहले में पढ़ लो। क्लास कैसी लगी? पेपर का पूरा पोस्टमार्टम है आपके सामने, अच्छे से एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर इसी तरीके से इसी को बेस और आधार बना करके आगे की तैयारी आपको करनी है बहुत अच्छे से। और बाकी की तैयारी करने के लिए आप यूपी पुलिस की जितनी भी क्लासेस हैं जीएस की, वो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अगली क्लास में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। सभी को राधे राधे और नमस्कार।